नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार फिर उपस्थित हैं कार्यक्रम विज्ञान प्रभा को लेकर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि विज्ञान का उद्देश्य केवल अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का विकास ही नहीं है, बल्कि ये समाज की समस्याओं को दूर करने का एक साधन भी है, जैसे गरीबी, अशिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण और साथ में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी विज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि आम जनता तक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि रोचक तरीके से जब बातें प्रस्तुत की जाएं तो आम जनता तक आसानी से पहुँचें। उनका ये भी मानना था कि हम छोटे बच्चों को बचपन से ही विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दें, ताकि जब तक वो युवा हों उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो सके। भारत का संविधान भी यही कहता है और अनुच्छेद 51 अ ख के अंतर्गत ये कहा गया है कि हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, मानवतावाद का विकास हो और सुधार की जो गुंजाइश है वो बनी रहे, और इसे एक महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य माना गया है। आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड श्री कुलदीप गैरोला जी को। कुलदीप गैरोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भारती जी। कुलदीप गैरोला जी विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया है। इसके अतिरिक्त आप लगातार SCRT के कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, विभिन्न कार्यशालाओं का आपने आयोजन किया है और 1992 में जापान में आप गए थे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ, और वहाँ पर आपने टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया। इसके अलावा 1994 में जो सार्क एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था और खगोलीय एक कार्यशाला थी, उसमें भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और विशिष्ट या उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार भी आपको उसमें प्रदान किया गया। वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व आप निभा रहे हैं, और जैसे कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी है विज्ञान सरलीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि विज्ञान जो है ये इतना महत्वपूर्ण है और हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सामने आए हैं, विश्व शक्ति के रूप में हमें जाना जाता है, ख़ास तौर से कंप्यूटर के क्षेत्र में, और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसमें हम बहुत आगे हैं। लेकिन क्या यदि हम आम भारतीय की बात करें तो उसके भीतर वो वैज्ञानिक सोच है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? आप बताएं, और ये भी बताएं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक आम दर्शक क्या समझे। जी धन्यवाद भारती जी आपका, और आपने बहुत ही सामयिक और बहुत ही एक विचारोत्तेजक विषय आपने चुना है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के लिए उपयोगी है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और सभी के लिए उपयोगी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है और किसके लिए है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या हम वैज्ञानिक स्वभाव अगर कहें तो इसमें कुछ मूल गुण हैं जो व्यक्ति को वैज्ञानिक प्रवृत्ति का बनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप विज्ञान ही पढ़ेंगे या वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कोई और विज्ञान का काम कर रहे होते हैं। जब आप कृषक होते हैं तो भी आप वैज्ञानिक का काम करते हैं, क्योंकि आपको कृषि की भूमि की गुणवत्ता पता होनी चाहिए, मिट्टी का प्रकार पता होना चाहिए, उस मिट्टी में कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, कौन से अनुपस्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस मौसम पर किस समय बुआई की जाएगी या बीज डाला जाएगा, ये पता होना चाहिए। इस प्रकार पूरा किसान का कार्य एक वैज्ञानिक कार्य है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसान के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना किसी भौतिक विज्ञानी के लिए है। कोई व्यापारी है तो व्यापारी को भी ये पता होना चाहिए कि बाज़ार में इस समय क्या प्रवृत्ति है, क्या मांग है, कहाँ से जो चीज़ें आएंगी, कैसे उन्हें मुनाफा होगा, कितने समय तक ये प्रवृत्ति कायम रहेगी। ये सब वैज्ञानिक पक्ष हैं, जिसमें आप कोई परिकल्पना कर रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप तर्क कर रहे हैं, तब किसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं। तो यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जीवन की जो भी समस्या हो वो उस पर आपका जो विचार हो वो तर्कपूर्ण हो, आपके जो सोच है उसके लिए कोई आपके पास तथ्य हों, आप अगर उनको आजमाने की स्थिति में हो
तब अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है निर्णय पर पहुंचने की, जो सबके लिए आवश्यक है। चाहे कोई समाज विज्ञानी है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई राजनीतिक शास्त्री है, कोई ब्रॉडकास्टर है और कोई विद्यार्थी है, तो सबके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए एक सामान्य अवधारणा है कि इसीलिए हमारे जो संविधान के निर्माताओं ने इसको शामिल किया है। जो आपने हमें सबको बताया कि संविधान की धारा 51A में इसको शामिल किया गया है कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपना जो जीवन है वो वैज्ञानिक स्वभाव आधारित बनाएं। जी, यानी हम ये समझें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो अर्थ है सामान्य तौर पर तार्किकता, ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कहते हैं, और जिज्ञासा और तथ्यपूर्ण बातों पर हम गौर करें और किसी बात को बिना किसी आधार के स्वीकारने या अस्वीकार करने की जो क्षमता है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे गैरोला जी कि विज्ञान सरलीकरण का क्या अर्थ हुआ? ये आपने बहुत ही जिसे कहूँ मैं कि बहुत ही अंग्रेजी में कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन, आपने एक बड़ा बहुत ही कीमती प्रश्न आपने दिया है हमारे श्रोताओं के लिए कि सरलीकरण का अर्थ क्या है। हम सामान्यतः जो विज्ञान को पाते हैं वो ये पाते हैं कि बड़े बड़े प्रयोगों में, एक बड़ी प्रयोगशाला में उसके लिए हमें चाहिए तब कहीं विज्ञान हो रहा होता है। तो सरलीकरण का तात्पर्य है विज्ञान हमारे चारों ओर है, विज्ञान हमारे किचन में है, विज्ञान हमारे बाथरूम में है, विज्ञान हमारे जो बिजली का सामान हम यूज़ कर रहे हैं उस सब में है, विज्ञान हमारे खेतों में है, विज्ञान हमारे बगीचे में है। तो जब हम इन चीज़ों में विज्ञान ढूंढने की प्रवृत्ति पर चले जाएं, जब हम चीज़ों के कारण और प्रभाव को समझने की स्थिति में आ जाएं, तो हम इसे विज्ञान का सरलीकरण कहेंगे। और ये जो मैंने कहा ये विज्ञान सबके लिए है एक स्तर तक, इसीलिए विद्यालयों में कक्षा 10 तक सबको सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो उसका उद्देश्य सबको वैज्ञानिक बनाना नहीं है। वैज्ञानिक वही बनेगा जो जिसकी विज्ञान के प्रति विशेष अभिरुचि होगी, विशेष योग्यताएं उनके पास होंगी। वो लगता है कि मुझे फिजिक्स करनी चाहिए, केमिस्ट्री करनी चाहिए, लेकिन एक स्तर तक इसलिए विज्ञान होना चाहिए क्योंकि विज्ञान आपको ऐसे कौशल देता है, विज्ञान वैज्ञानिक समझ देता है जो आपको जीवन की समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता करती है। आप देखिए, जुआ खेलना और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना दोनों में रिस्क है, लेकिन जुआ जो है एक अविवेकपूर्ण कार्य है, अनैतिक कार्य है जिसमें कोई आधार नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो आप विश्लेषण करते हैं, आप उस कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ आप सर्च करते हैं कि क्या आज जो स्थिति है अगले 5-7 सालों में क्या होने वाली होगी। तो ये वैज्ञानिक सोच है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले करते हैं। तो इसलिए जो मैंने पहले कहा कि विज्ञान का उद्देश्य ऐसे कौशल विकसित करना है जैसे वैज्ञानिक सोचता है। जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि विज्ञान का सीधा सीधा संबंध नैतिकता के साथ भी है। जहाँ सरलीकरण की बात हमने की, तो क्या भाषा का भी विज्ञान से कोई संबंध है? क्योंकि अगर क्षेत्रीय भाषाओं में और विभिन्न संस्कृतियों की आवश्यकता के अनुसार हम विज्ञान से संबंधित जो मटेरियल है, जो पठन सामग्री है, वो प्रस्तुत करेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों तक और आसानी से पहुँच पाएगी। जी बिल्कुल सही है। भाषा कई बार बड़ी बाधा होती है। जब आप मानक भाषा का प्रयोग करते हैं तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चों ने सुने नहीं होते हैं या बड़ों ने भी नहीं सुने होते हैं, तो वो शब्द अरुचि भी पैदा करते हैं। तो हमको निश्चित रूप से विज्ञान को बहुत सरल भाषा में बनाना चाहिए और विज्ञान को सीखने के लिए एक वातावरण होना चाहिए। आप अगर देखें किसी अस्पताल में जाएं तो आप पाते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स ने स्टेथोस्कोप डाला है, वाइट कोट पहना है, आपको दवाई की गंध भी सुनाई पड़े, कहीं सूंघने को मिलेगी, तो आपको लगता है कि आप सही जगह आए हैं, अस्पताल में आए हैं। तो ऐसे ही अगर हम विद्यालयों की बात करें तो ऐसा वातावरण होना चाहिए कि आपको लगे कि आप ऐसे वातावरण में आए हैं बच्चे को कि जहाँ विज्ञान ही विज्ञान चारों ओर है। जी, ये अच्छी बात आपने की कि जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसका भी असर पड़ता है। तो जो प्रयोगशालाएं हैं वो उतनी खूबसूरत दिखनी चाहिए। जैसे कि हमारे टेबल दिखाई दे रहा है, ये किसी भी एक विज्ञान शिक्षक के टेबल में यदि इस तरह की चीज़ें रखी हों और हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक हो गए जानने के लिए कि यहाँ पे गुब्बारे भी हैं, यहाँ पर संतरा भी मुझे दिखाई दे रहा है और एक छलनी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ पुस्तकें भी हैं, तो माहौल काफ़ी हद तक उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी और बहुत अच्छी बात कह दी। आपने सरलीकरण कर दिया विज्ञान का ही। आप ये बताना चाहते हैं कि हम इस समय विज्ञान पर बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सामग्री ये प्रदर्शित कर रही हैं कि हम जरूर विज्ञान पर कुछ करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हम विज्ञान को लेकर जब सोचते हैं तो सोचते हैं विज्ञान के लिए बहुत बड़ी प्रयोगशाला ही चाहिए। मैंने वातावरण की बात करी, वो वातावरण क्लास में दिया जाना चाहिए, वो वातावरण घर में दिया जाना चाहिए। हम अगर विज्ञान में जितने संभव प्रयोग हैं उतने संभव प्रयोग बच्चों से करवाए जाने चाहिए या खुद बड़ों को भी करना चाहिए। देखिए, हम कई बार जब पढ़ाते हैं सिद्धांत रूप में तो हम कहते हैं कि
जब कहीं पर हवा का या किसी तरल का वेग, तरल का मतलब हवा या कोई द्रव बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर दाब कम होता है। तो इसको समझना बहुत कठिन है। अगर आप ये बच्चे भी जो विज्ञान पढ़ते हैं वो लिख भी देंगे आपको कि जहाँ पर तरल की गति ज़्यादा होती है वहाँ दाब कम होता है, लेकिन बताया कैसा जाए। तो अगर हम विज्ञान का सरलीकरण चाहते हैं तो हमें प्रयोग भी सरल करने होंगे। शुरुआत में हम ऐसे प्रयोग करें जिससे बच्चों में जिज्ञासा जगे और वो अपने आप फिर ऐसे प्रयोगों को ढूंढने की तरफ बढ़ें। तो मैं आपको एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए मेरे पास ये हेयर ड्रायर है और ये बॉल है। मैं इस बॉल को फेंकूंगा तो ये नीचे आएगी, सामान्य रूप से नीचे आएगी, लेकिन मैं इसको आपको हवा में रखूँगा और ये नीचे नहीं गिरेगी। तो कैसे कैसे होगा ये देखिए डांसिंग बॉल है। अब ये बॉल नीचे नहीं गिर रही है। तो अगर आप ये प्रयोग करेंगे, क्यों नहीं गिर रही है नीचे, इसमें एक सिद्धांत है कि अब जो मैंने कहा था कि जहाँ पर हवा की गति ज़्यादा होगी वहाँ पर दाब कम होगा। तो क्या हो रहा है कि ये जो हवा तेज़ी से इससे बाहर निकल रही है तो वो वहाँ पर दाब कम हो गया है। नीचे से हवा इसको ऊपर उठा रही है और साइड से भी हवाएं हैं। तो ये दाब कम होने के कारण क्या हो रहा है, ऊपर का दाब ज़्यादा हो गया, वो इसे नीचे रखता है। एक निश्चित सीमा के बाद ये नीचे नहीं जा सकती, तो ये साधारणतः यहाँ पर डांस कर रही है। इसको हम बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं, जो ये बता रहा है कि जहाँ पर हवा का दाब कम होता है, हवा की गति ज़्यादा होती है, वहाँ दाब कम होता है। इसी सिद्धांत पर हवाई जहाज भी काम करते हैं। तो ये इस तरह के प्रयोग हमें क्लास में करने की ज़रूरत है और बच्चों को कराने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक हैं और विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो बर्नौलीज थ्योरम उन्होंने ज़रूर पढ़ी होगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं विज्ञान सरलीकरण की, तो क्या ये विज्ञान की जो गंभीरता है उसे कहीं कम तो नहीं करता? जी नहीं, जो मैंने आपको कहा कि विज्ञान के कुछ मूल वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। आपकी अवलोकन क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो आपको उसके कारण जानने का जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। जो आपने कहा था कि जिज्ञासा, आपको उसके लिए जो सूचनाएं आपको चाहिए वो उसको एकत्रित करने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। उनका विश्लेषण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर कहीं पर प्रयोग करने की गुंजाइश है तो प्रयोग करने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। देखिए, हम जनरली कहते हैं कि हवा में दाब होता है और बच्चों को भी बताते हैं हम, लेकिन हवा दिखाई नहीं पड़ती है। मैं आपको एक साधारण प्रयोग से बताना चाहता हूँ कि हवा में दाब होता है। ये देखिए, ये एक सिरंजी है, इसमें सुई नहीं है। तो जब भी कोई इसका उपयोग करे तो सुई नहीं होनी चाहिए आगे। अगर मैं इसको पीछे खींचूं तो देखिए ये पीछे हो गई है। कारण क्या है कि इस समय हवा, जो इसका छेद है, इससे भी हवा इसके अंदर है, बाहर भी हवा है, तो दोनों तरफ दाब बराबर है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ से बंद करके पीछे खींचूं तो अब इसको खींचना बहुत कठिन हो रहा है। क्यों? अंदर हवा नहीं है तो अंदर का दाब कम है और बाहर की हवा अभी भी वही है जो दाब डाल रही है, तो ये इसको बाहर नहीं खींचने दे रही है। फिर मैं इसको अगर खींचूं तो ये अपने आप अंदर चला जाएगा। ये देखिए, तो इसमें कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत ये है कि ये भौतिकी का ये सिद्धांत बता रहा है कि ये हवा में दाब होता है। जहाँ पर हवा ज़्यादा होगी वहाँ, यहाँ पर बाहर, यहाँ अंदर हवा कम हो गई है। जब मैंने उंगली रख दी तो यहाँ हवा अंदर जानी बंद हो गई है, तो इसलिए हवा कम हो गई है। इसमें एक और प्रयोग देखिए आप, अगर मैं इस समय हवा है इसके अंदर कुछ ना कुछ, लेकिन अब मैंने बंद कर दी है, तो जो हवा इसके अंदर थी वो कायम है। अब मैं इसको दबाना अगर शुरू करूं तो मैं इसको पूरा नहीं दबा सकता। ये बताती है कि हवा भी स्थान घेरती है। अब आप कैसे बताएंगे बच्चों को हवा स्थान घेरती है? ये देखिए, अगर हवा स्थान नहीं घेरती तो आप इस पिस्टन को दबाने में सफल होते। ये अपने आप पीछे आ रहा है इसी हवा के दाब की वजह से। फिर अंदर करूं, नहीं जा सकता क्योंकि हवा स्थान घेरती है। तो सरलीकरण का यही उपयोग है कि हम क्लिष्ट प्रयोगों के बजाय ऐसे प्रयोगों की ओर बढ़ें जो साधारण हो, जो जिज्ञासाएं जगाते हों। जी, भारत जैसे विकासशील देश में विज्ञान सरलीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना सरल है? ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। तो सबसे पहले तो जो हमारे अध्यापक हैं उनको थोड़ा सा और प्रयास करने की आवश्यकता है। जो मैंने कहा कि ये छोटी क्लासेस से, छोटी कक्षाओं से बच्चों को ऐसे काम करवाए जाने चाहिए। आप अगर स्कूल में हैं, आप बच्चों से हार्बेरियम बनवाइए, उन पौधों की विशेषता निकालिए। आपके गाँव में जानवर हैं, उनकी नस्लों का अध्ययन करिए।
आप बीज का अंकुरण से अंकुरण देखिए कि एक बीज कैसे अंकुर में बदलता है, कैसे पौधा बनता है, उसको नोट करिए। तो ये प्रक्रियाएं हैं जो अवलोकन करने दे। मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ। एक हमारे बड़े पूर्वज हैं जिनका नाम इंद्रासन सिंह है। तो इंद्रासन सिंह उधम सिंह नगर के रहने वाले थे और वो खेती करते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि उन्होंने रत्ना चावल लिया पंतनगर विश्वविद्यालय से और उन्होंने देखा कि जो बीज बोया, क्यारी बनाई उसकी, तो एक उसमें कुछ पौधे जो थे वो अलग तरह के थे। तो देखिए, वो उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने इतने पौधों के बीच में उन पौधों को पहचान लिया कि जो अलग है। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके बाद जब पौधे बड़े हुए, उनका रोपण किया, तो उन्होंने पाया कि जो अलग पौधे थे उनमें धान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, अलग किस्म का धान है उनमें। तो उन्होंने उनका बीज अलग किया। ये देखिए, अवलोकन है। अब उनके मन में सवाल है कि ये धान अलग क्यों है जबकि सारा बीज एक था। तो उन्होंने कुछ बीज अलग किए और उनको अलग से बोया। फिर उन्होंने पाया कि इसमें तो जो बीज हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं। ये प्रयोग उन्होंने कई 2-3 साल दोहराया और उसके बाद अपने कुछ गांव वालों को भी दिया कि आप भी बोइए। तो कुल मिलाकर उन्होंने पाया कि अलग प्रकार का बीज बन गया है और इस बीज से ज़्यादा धान पैदा होता है। उन्होंने वो बीज पंतनगर विश्वविद्यालय को दिया और आज उस चावल का नाम इंद्रासन चावल है। तो ये देखिए, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो एक किसान व्यक्ति ने प्रस्तुत किया। वो बड़े हमारे सम्माननीय, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया। तो आज वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाले चावलों में से है। तो ये क्षमता जब व्यक्ति में होगी, जो मैंने कहा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब में चाहिए, तो एक किसान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण एक नई प्रजाति की खोज होगी। जी, गैरोला साहब, क्या जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये बात सत्य है कि ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर भी प्रभाव डालता है? बिल्कुल। जो हमारी शुरू में बात हुई थी, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो भी ये बात करती है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। कैसे देंगे? उसके लिए कुछ जो गुण हैं, जो हमने कहा कि तर्कपूर्ण विचार करने की क्षमता, आपके विश्लेषण की क्षमता, आपको संश्लेषण की क्षमता, आपके अंदर धैर्य। विज्ञान का धैर्य में भी बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक में बहुत धैर्य होता है। वैज्ञानिक प्रयास करता है, प्रयोग असफल हो जाता है तो छोड़ता नहीं है। ये विज्ञान जीवन भी शिक्षा दे रही है कि कोई बात नहीं, एक प्रयास असफल हुआ, दूसरा करते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए आवश्यक है सब में। जी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार की और मीडिया की क्या भूमिका इसमें हो सकती है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें, आम जनता इसको समझे। क्या ये समन्वित प्रयोगों से हो सकता है? जी, सरकार और मीडिया की भूमिका तो ये है कि मीडिया अगर जो भी प्रचार और प्रसार करते हैं या जो भी समाचार हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि तार्किक रूप से सही है कि नहीं, ये सामग्री जन उपयोगी है कि नहीं। तो अगर वो तार्किक पूर्ण से सोचेंगे और तर्कपूर्ण ढंग से ही अगर मीडिया अपनी बात रखता है, साथ ही जो विज्ञान के कार्यक्रम हैं, विशेष करके जो कार्यक्रम साइंस को सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे विज्ञान मेले हैं, विज्ञान मेले हैं और इंस्पायर मानक एक योजना है जिसमें 10,000 रुपये बच्चे को मिलते हैं। वो एक आइडिया देता है। पूरे देश में 10 लाख करीब आइडियाज़ लिए जाते हैं। उनमें से उन बच्चों के आइडिया अगर चुन जाता है वो आइडिया, तो उस पर वो कोई सामग्री बनाता है। तो ये बच्चे के अंदर के वैज्ञानिक को विकसित करने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से सरकार के प्रयास विज्ञान पर बहुत अधिक हैं और पाठ्यक्रम में एक अपनी जगह है। और जो नई शिक्षा नीति है वो खुद ही कह रही है कि हमें बच्चों में उच्च चिंतन कौशल का विकास करना है। मतलब वही आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी विश्लेषण की क्षमता, आपके अवलोकन की क्षमता, आपको खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, ये होता है। लेकिन ये होगा कैसे? जो मैंने आपसे कहा कि छोटे स्तर से ही बच्चों को विज्ञान के प्रति उनमें रुचि जगाने के लिए आपको ये नहीं बताना है कि हम विज्ञान कर रहे हैं। हम देखते हैं ये गतिविधि क्या होती है। मैं आपको एक साधारण गतिविधि जैसे दिखाऊं। ये मेरे पास गुब्बारा है और ये गुब्बारा मुझे बिना छुए फोड़ना है। तो इसके फोड़ने के तरीके क्या हो सकते हैं? बिना छुए छोड़ना, मतलब मैंने इसे नीचे रख दिया, आपको लगे कि मैं इसे बिना छुए फोड़ूंगा, इस पर कोई चीज़ चुभाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। तो मेरे पास ये संतरा है, इसे पहाड़ी में माल्टा कहते हैं, ये पहाड़ी संतरा है और ये इसके छिलके मैंने लिए हैं। तो इसके छिलके का रस मैं इसके ऊपर डालूंगा। तो ये विज्ञान बताने का एक तरीका है। तो मैं बताऊंगा क्या बताया जा सकता है इससे। इसके छिलके का रस मैं अगर इसके ऊपर डालूं, ये देखिए बिना छुए फूट गया। जी, तो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? जी। अब बच्चे को आप ये बताएं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते, कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी कार्बनिक पदार्थ में घुल जाते हैं, कार्बनिक द्रव में घुल जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आएगा किसी को।
लेकिन आपने कहा कि मैंने ये गुब्बारा फोड़ कर ये बताया, इसमें एक लिमोनिन नाम का पदार्थ होता है इसमें, जो ये जो गुब्बारा है इसमें ये रबड़ है, तो ये रबड़ इसमें घुलनशील है। तो जैसे ही मैंने इसका रस उसके ऊपर डाला, उस जगह का रबड़ घुल गया और ये गुब्बारा फूट गया। लेकिन इस प्रक्रिया में आप देखिए, आप कितनी देर से मुझे देख रहे थे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे हाथ में ये दो चीज़ें क्या है, इन दो चीज़ों से क्या होगा, इतनी देर में आप वैज्ञानिक चिंतन में चले गए। तो ये है प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिक चिंतन को आगे बढ़ाना। इसका सामान्य विज्ञान से कोई मतलब नहीं कि आप वैज्ञानिक ही होंगे, लेकिन आप एक घटना को देख लिया तो आपके अंदर जो वैज्ञानिक चिंतन की प्रक्रिया है, अगर आप इस तरह के प्रयोग हम बच्चों को कराते रहेंगे, उनसे इसके बाद चर्चा करते रहेंगे, तो अपने आप उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे शिक्षक हों जो इतने आसानी से ये सब चीज़ें समझा पा रहे हैं, तो क्या जो हमारे अध्यापक हैं, शिक्षकगण हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं, क्योंकि आप समग्र शिक्षा देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड की? जी जी जी, अध्यापक प्रशिक्षण में विज्ञान को अब हम बहुत उसका ध्यान रख रहे हैं कि वैज्ञानिक क्लास की जो शिक्षण हो उसमें विज्ञान का आपके लिए प्रयोग हो, विज्ञान की गतिविधियां हों। और जो मैंने आपको बताया, ये गतिविधियां ऐसी हैं जिसके लिए कोई आपको सेटअप नहीं चाहिए, लैब नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम स्कूल में टेस्ट कर सकते हैं कि ये घी सही है, नकली है, दूध सही है, दूध में पानी की मात्रा कितनी है, मसाले में कोई मिलावट तो नहीं है। ये प्रयोग अगर आप कराते हैं तो ये सब बच्चों, अगर छोटी कक्षा से बच्चे करते हैं तो अपने आप से उनके अंदर वैज्ञानिक चीज़ों के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। हम कई बार सरफेस टेंशन की बात करते हैं, बड़ा क्लिष्ट शब्द सुनाई पड़ता है कि पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव कैसे समझे बच्चे? हम कहते हैं कि पानी के ऊपर एक झिल्ली होती है, लेकिन वो झिल्ली दिखाई नहीं पड़ती। तो कैसे बच्चा मान लेगा कि पानी के ऊपर भी कोई झिल्ली होती है? या बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी नहीं मानेगा, एडल्ट भी नहीं मानेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास ये छलनी है, मैं इसमें ज़रा सा पानी डालूंगा तो ये देखिए ये पानी निकल गया। तो मैं इस छलनी में पानी रोक कर आपको दिखाता हूँ। कहते हैं छलनी में 100 छेद, तो मैं लेकिन मैं 100 छेद वाली छलनी से पानी रोक कर आपको दिखाता हूँ। तो जब आप क्लास में ये बात कर रहा है टीचर, तो आप सोचिए उस क्लास का नज़ारा क्या होगा। वो बच्चों की आंखें, बच्चों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, कैसे कर देंगे, हो ही नहीं सकता। तो ये अपने आप में वैज्ञानिक चिंतन की ओर ले जाने के रास्ते हैं। तो ये पानी का गिलास है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये गिलास उल्टा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी को गिरना चाहिए, लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। अब जब हम बात कर रहे थे कि पानी की आप जो ऊपर की सतह होती है, आपकी जो फ्री सरफेस होती है, वो एक झिल्ली की तरह होती है। तो लेयर कहते हैं। इसका मतलब कोई लेयर है इसके ऊपर जिसके कारण ये रुक गई है। तो पानी के बूंद, कण, अणु जो है आपस में जुड़ कर एक परत बनाते हैं। तो वो परत ऐसी है जैसे किसी चादर की कल्पना कर लें आप, तो उसी चादर ने इसको रोका हुआ है। इसका वजन पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, तना हुआ पृष्ठ। तो पानी का ये तना हुआ पृष्ठ है। तो अगर ऐसा बताया जाएगा क्लास में, तो आपको फिर ये समझाने की जरूरत नहीं है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। जी, सरफेस टेंशन के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि जब डेंगू मच्छर का प्रभाव बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि पानी में अंडे देता है। जी, आपने बहुत सही कहा। तो उसमें कहते हैं कि हम पेट्रोल की या डीजल की या केरोसिन ऑयल की अगर 2-3 ड्रॉप्स डाल दें तो वो लेयर टूट जाती है, यानी सरफेस टेंशन कम हो गया और वो डूब जाते हैं। तो यही सरफेस टेंशन हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब पानी की जो आपने कहा, जब परत बनी हुई है, ऐसा मान लीजिए कि पानी के ऊपर एक पतली सी चादर है, जो हमने अभी चादर अभी दिखाई, कोई चादर नहीं है, लेकिन एक लेयर हो गई है पानी, जिससे पानी नीचे नहीं जा सकता। पानी के जो ये समझिए कि जो नीचे के अणु हैं वो ऊपर बाहर की सतह के अणुओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब ऊपर के अणु नीचे नहीं जा सकते, लेकिन अंदर भी नहीं जा सकते, तो वो वहीं पर रुक गए और उन्होंने पानी को भी रोक दिया है। तो जो आपने कहा ऐसी पानी के ऊपर झिल्ली होती है, जैसे आप मिट्टी तेल डालते हैं तो वो झिल्ली टूट जाती है, तो मच्छर उसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, अंडे नहीं दे सकता। अगर दिए होंगे तो वो अंडे पानी में एक जगह पर, जैसे वो अगर कुछ उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए कहते हैं कि आप मिट्टी तेल मिलाइए या कैरोसिन डालिए वहाँ पर जहाँ पर कहीं पर रुका हुआ पानी है, तो डेंगू भी भागेगा। तो ये है विज्ञान जो आप कह रहे हैं, सरलीकरण विज्ञान। ये विज्ञान हर आदमी के लिए ज़रूरी है। और जब हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो घर में भी अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा, पूरी की पीढ़ी बदल जाएगी। जो अर्थशास्त्री, जो बच्चे हमारे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वो बेहतर अर्थशास्त्री बनेंगे। जो बच्चे हमारा राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे वो बेहतर राजनीतिक वैज्ञानिक बनेंगे भविष्य में, अगर उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसी तरह से कैपिलरी एक्शन जो होता है, जैसे बाती है, दिए में बाती होती है, तो कई बार वो दिया बुझ जाता है तो उसे अपशकुन समझ लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है?
जी वैसा है कैप दिए में जब आप बाती रखते हैं तो बाती में ये समझिए आपकी छोटी छोटी जो गैप है धागों के बीच में, वो छोटी छोटी नलियाँ हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तौलिए को आप एक बाल्टी में डाल दीजिए, एक सिरा थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, घंटे बाद पूरा तौलिया आपको गीला मिलेगा। तो वो तेल ऊपर चढ़ रहा है एक पतली पतली नलिकाओं के सहारे, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन आप जानते हैं कि जब आपने धागे को ऐसा, बत्ती को ऐसा बनाया है तो वो कई धागे जुड़े हुए हैं आपस में। और अगर तेल की सप्लाई नीचे से बंद हो जाती है, वो अगर तेल ऊपर तक नहीं चढ़ रहा है, तो वो आपकी जो दिए की रोशनी होगी वो खत्म हो जाएगी, दिया बुझ जाएगा। तो जैसे आप कैपिलरी एक्शन कर रहे हैं, कैपिलरी एक्शन खत्म हो जाएगा। जी गैरोला साहब, आज की जो युवा पीढ़ी है उसे ये बताने की आवश्यकता है कि विज्ञान उतना कठिन नहीं है जितना उसको समझा जाता है। और अभी हाल ही में कई रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें ये पता चला है कि विज्ञान के प्रति जो रुझान है वो कम हो रहा है, जबकि हमें बहुत सारी चुनौतियों से लड़ना है। हमारे सामने शिक्षा की चुनौती है, हमारे सामने गरीबी की चुनौती है, हमारे सामने पर्यावरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आम दर्शक को थोड़ा बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको कैसे सरल तरीके से हम समझ सकते हैं, और एक आम व्यक्ति की भूमिका क्या हो सकती है इसमें। देखिए, आपने शुरू में बात की थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, यहीं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, सामान्यतः जंगलों में लोग जाते हैं और आग लगा देते हैं जंगल में, इस आशा में कि इसके बाद घास अच्छी आएगी। तो आपने आग तो लगाई, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उस जंगल में कितने प्रकार के जीव होंगे, कोई छोटे जीव होंगे, कोई बड़े जीव होंगे, जो छोटे पौधे पैदा हो रहे होंगे एक घास के लिए, जो भविष्य के पौधे तैयार होने थे वो सब खत्म हो गए। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है। आपने ग्लोबल वार्मिंग में कहा, ये समझिए कि जब इतने चूल्हे हमारे जल रहे हैं, इतने हम गाड़ियां चला रहे हैं, तो जो ऊर्जा वातावरण में जा रही है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। तो जितनी गर्मी हमने भेज दी उतनी गर्मी वातावरण में उपस्थित है, वो धीरे धीरे वातावरण का ताप बढ़ा रही है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो गर्मी है सूरज की, उसको नीचे तो आने देती है, लेकिन ऊपर जाते समय रोक देती है। अब जितना बैलेंस प्रकृति ने बनाया, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहे तो क्या होगा, जितनी आई, जितनी ज़रूरत पृथ्वी को उतना रहेगी। लेकिन जब मात्रा बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो गर्मी वहीं रुक गई और वापस पृथ्वी पे आ गई, तो सारी सब जगह फैलेगी। इससे हिमालय के ऊपर भी गर्मी बढ़ेगी, तो हिमालय की बर्फ़ पिघलेगी, हिमालय के जो पौधे ऊंचाई पर होते थे वो और ज़्यादा ऊंचाई पर उगेंगे, क्योंकि उनको उतना वातावरण नहीं मिलेगा। तो ये सीधी सीधी बात है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो सब्जी उगाने के लिए आपने पॉली हाउसेज देखे, उसका भी यही सिद्धांत है, वो गर्मी आने देते हैं लेकिन बाहर जाने नहीं देते। तो ऐसी है, वातावरण में और भी गैस है, मीथेन भी है, और भी कुछ गैसेज हैं। अगर हम उनका प्रवाह नहीं रोकेंगे, तो यहीं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है कि मैं अगर कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जिससे मीथेन पैदा होती है, तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच की जहाँ तक हम बात करें, तो हमने अभी हाल ही में एक महामारी को एक तरह से कहें कि परास्त कर दिया। कोरोना के दौरान हम सब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, और वो 2 गज की दूरी, ये एक बहुत बड़ा स्लोगन था उस समय, उस पर हमने अमल किया, और हाथों को हम सैनिटाइज करते रहे। तो ये जो बेसिक जानकारी थी, इसने कई जानों को बचाया और हम उस संक्रमण से बच पाए। तो क्या चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, आम व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि दुष्प्रभावों से बच सके? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़ा सकारात्मक बात है कि हम अगर चाहें तो लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। कोविड महामारी ने इसका उदाहरण दिया है। सब ने इस बात को समझा कि हाथ धोने चाहिए, सब ने इस बात को समझा कि हमें दूरी रखनी चाहिए, सब ने इस बात को समझा कि हमें मास्क लगाना चाहिए। तो वो उसका केवल इसने नहीं लगा रहे थे, उन्हें मालूम था इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इसलिए ये जो शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, विज्ञान को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, संक्रामक रोगों को लेकर के, ये इसमें जो आपने शुरू में कहा था, इसमें मीडिया का बड़ा योगदान हो सकता है। तो मीडिया को ऐसे इशूज़ उठाने चाहिए, ऐसी केस स्टडीज़ लानी चाहिए कि जैसे कोई संक्रामक रोग किसी इलाके में ख़त्म हुआ तो क्यों ख़त्म हुआ, क्या 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 कुछ किया गया। तो कोविड की जो स्टोरीज हैं वो भी शेयर की जा सकती हैं, तो वो हमारे स्कूल्स के लिए भी बहुत अच्छी होंगी अगर जो भी अध्ययन से पता लगेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा विषय है कि इस तरह की चीज़ें सभी मंचों पर आनी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि विज्ञान हमें धैर्य सिखाता है, और हमें महापुरुषों की और बड़े वैज्ञानिकों की जीवनी को भी आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि इस धैर्य से उन्होंने कार्य किया। और आपने भी कई अच्छी किताबें लिखी हैं, जैसे नेतृत्व की डोर सफलता की ओर और चुटकी में विज्ञान। तो
ऐसी किताबें पढ़ी जानी चाहिए। और आप आज इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो दर्शकों, ये था आज का विज्ञान प्रभा कार्यक्रम। हम ये बात आपको अंत में ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर हम चिंतनशील होंगे, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमारा समाज जो है तर्कशील समाज होगा, एक प्रोग्रेसिव समाज होगा, प्रगतिशील समाज होगा और हम राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।